जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में हम भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में समझेंगे और उसमें हम देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है और कौन कौन भाग नहीं लेता है, और भारत का के जो राष्ट्रपति हैं उनका जो निर्वाचन है वो किस पद्धति के आधार पर होता है, ये प्रत्यक्ष रूप से होता है या अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसमें हम और आप डायरेक्ट भाग लेते हैं या नहीं लेते हैं, और जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो किसके द्वारा कराया जाता है, हम सभी पॉइंट को आज एक एक करके आपके सामने रखेंगे। तो आप एक कॉपी और एक कलम लेकर साथ में बैठिएगा ताकि हर एक पॉइंट को आप नोट करते लिखिएगा। हम बहुत ही ज़रूरी इम्पोर्टेंट चीज़ आपको आज बताने वाले हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें सबसे पहले कि भारत के राष्ट्रपति का जो पद है वो संवैधानिक है या असंवैधानिक है। हमारे कहने का मतलब कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके जो पद का वर्णन है वो भारत के संविधान में है भी या नहीं भी है। तो अगर हम बात करें तो ये एक संवैधानिक पद है, क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में, किसमें, अनुच्छेद आर्टिकल 52 में भारत के राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। और अगर हम इसके निर्वाचन की बात करें तो निर्वाचन में क्या आता है कि निर्वाचन में ये आपका अनुच्छेद कितना हो जाता है, ये अनुच्छेद 54 होता है। ठीक है, भारत के जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो अनुच्छेद 54 के तहत अर्थात आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो आपका विधि है, जो विवरण है कि कैसे होगा, वो सभी आपको बताया गया है। तो अगर हम इसमें बात करें कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है तो दोस्तों इसमें एक इसका जो डिफिनीशन है वो क्या है कि राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है। इसका जो डिफिनीशन है थोड़ा सा कुछ अजीब टाइप का है, इसमें कुछ ऐसे ऐसे शब्द हैं जो आपको नहीं समझ में आएंगे, लेकिन आपको डिफिनीशन से कोई मतलब नहीं है। हम जितने भी इसमें शब्द हैं सबको एक एक करके आपको हम समझाते हुए चलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन भाग लेता है और कौन कौन भाग नहीं लेता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ एक संसद होता है, हमारे यहाँ एक संसद होता है और एक क्या होता है, विधान मंडल होता है। दो चीज़ हमारे यहाँ होते हैं। तो संसद में भी आपका दो होता है, एक होता है क्या, लोकसभा, और एक होता है आपका राज्यसभा। एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। और अगर हम विधान मंडल की बात करें तो इसमें होता है एक विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। ठीक है, ये हमारा संसद है और एक है हमारा, ये हमारा क्या है, संसद, और ये हमारा है विधान मंडल, ये हमारा क्या है, विधान मंडल। ठीक है, अब देखिए इसमें जो हमारा लोकसभा है और राज्यसभा है ये दोनों हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और अगर विधान मंडल में बात करें तो इसमें जो विधान सभा के सदस्य हैं वो तो भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं और राज्यसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि लोकसभा में जो होता है वो दो हमारा एंग्लो इंडियन होते हैं, मतलब लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन होते हैं जिसको खुद राष्ट्रपति ही मनोनीत करके लाते हैं। अब हम बात करें अगर एंग्लो इंडियन की, एंग्लो इंडियन क्या होता है तो दोस्तों एंग्लो इंडियन हम उसको बोलते हैं कि मान के चलिए कि जब भारत गुलाम था तो उस समय जब यूरोपीय देशों के जब लोग हमारे भारत में आए थे, जैसे में कि अंग्रेजी, फ्रांसीसी, और हम बात करें स्वीडन, डेनमार्क, तो ये सभी कैसे थे, यूरोपीय थे। तो अगर यूरोप के लोग जो हमारे देश में आकर रह रहे थे तो वो काफ़ी लंबे समय तक रहे, तो हमारे देश की महिलाओं से ही वो शादी कर लिए। तो उस वैवाहिक शादी से जो बच्चा उत्पन्न हुआ, मतलब जो बच्चा पैदा हुआ, उसको हम आज एंग्लो इंडियन कहते हैं। ठीक है, फिलहाल की स्थिति में देखें तो एंग्लो इंडियन की संख्या लगभग ना के बराबर है, अब नहीं बचे हुए हैं। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय एंग्लो इंडियन बहुत काफ़ी संख्या में थे, इसीलिए हमको इसको भारत के संविधान में रखना पड़ा था। और अगर हम बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं जिसको राष्ट्रपति खुद मनोनीत करके राज्यसभा में लाए होते हैं। उसमें से 12 में से इस कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र है उसी में से आपको होना चाहिए, जैसे कला का क्षेत्र हो गया, खेल का क्षेत्र हो गया, या पत्रकारिता, मतलब किसी भी अपने क्षेत्र में वो बहुत ही उत्कृष्ट काम किया हो तो उसको क्या करते हैं, राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। तो ये जो लोकसभा में 2 होते हैं और राज्यसभा में जो 12 होते हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं।
अब ये भाग क्यों नहीं लेते हैं, तो आप इसको ऐसे समझिए कि मान चलिए कि कोई राष्ट्रपति है जो कि इन दोनों को मनोनीत किया हुआ है, ठीक है, और वो राष्ट्रपति फिर अगले राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो गया, तो सिंपल सी बात है कि ये जो 2 हैं और ये जो 12 हैं ये उसी राष्ट्रपति को वोट करेंगे। तो इससे क्या होता है कि जो चुनाव होता है उसमें निष्पक्षता की थोड़ा सा कमी आती है, इसीलिए ये दोनों भाग नहीं लेते हैं। तो ये दोनों, एक 12 और ये 2, मतलब 2 एंग्लो इंडियन और 12 मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अब अगर हम विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में भी एक हमारा एंग्लो इंडियन होता है। क्या? विधानसभा में भी हमारा एक एंग्लो इंडियन होता है जो कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है, ये भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। और विधान परिषद में जितने भी सदस्य होते हैं और राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, वो इसलिए नहीं लेते हैं कि अभी जो विधान परिषद है, अगर हम विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद सिर्फ भारत के 6 राज्यों में ही अभी है, वर्तमान में सिर्फ 6 राज्यों में है। तो वर्तमान में सिर्फ 6 राज्यों में है, इसीलिए विधान परिषद हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है, ताकि कहीं ऐसा न लगे कि जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है उनके साथ कुछ 2 रंग का या कुछ अन्याय किया जा रहा हो। अगर आगे चल कर अगर विधान परिषद सभी राज्यों में हो जाता है, मान के चलिए, तो इनको भी विधान परिषद को भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार दे दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल सिर्फ 6 राज्यों में होने की वजह से विधान परिषद को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने नहीं दिया जाता है। अगर हम इन राज्यों की बात करेंगे किन किन राज्यों में है, तो उसमें आपका एक आंध्र प्रदेश आता है, एक कर्नाटक आता है, एक तेलंगाना आता है, एक महाराष्ट्र है, और एक उत्तर प्रदेश और एक आपका बिहार है। ठीक है, तो इन 6 राज्यों में अभी विधान परिषद है। अगर हम बात करें कि विधान परिषद में अगर हम देखें तो हमारे बिहार का जो विधान परिषद है, जो नीतीश कुमार हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं बिहार के नीतीश कुमार, वो आपका विधान परिषद के सदस्य हैं, ना कि विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। तो इसका मतलब कि राष्ट्रपति के चुनाव में हमारे नीतीश कुमार जी भाग नहीं लेंगे। ठीक है, जो अभी चुनाव होगा राष्ट्रपति का, उसमें नीतीश कुमार भाग नहीं लेंगे, क्योंकि वो विधान परिषद के सदस्य हैं, ना कि विधानसभा के। ठीक है, अब अगर आगे हम बात करते हैं कि इसमें और आगे क्या होता है, तो अब हम बात करते हैं कि जो इसका डिफिनीशन था कि इसमें अनुपातिक पद्धति द्वारा चुनाव होता है। तो अगर हम बात करें अनुपातिक पद्धति की, तो अनुपातिक पद्धति क्या होता है और इसमें कैसे चुनाव किया जाता है, हम इसको भी आपको आज बताते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा और आराम से। ठीक है, मान कर चलिए कि कैंडिडेट राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हुए। एक कैंडिडेट है आपका ए, और एक है बी, और एक है सी। हम 3 को लेकर चलते हैं, कितना भी हो सकते हैं। ए बी सी 3 कैंडिडेट है जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें जो उम्मीदवार होंगे वो ए बी सी हैं। अब वोट देने के लिए कोई अगर आएगा, या तो लोकसभा का सदस्य होगा, या तो राज्यसभा का होगा, या तो विधानसभा का होगा, तो वो वोट करेगा। वो कैसे वोट करेगा? वो अपने वरीयता के आधार पर, अर्थात वो सबसे पहले किसको राष्ट्रपति बनाना चाहता है वो उसको वोट करेगा। वो वोट इन तीनों को करेगा। ठीक है, वो वोट इन तीनों को करेगा, लेकिन सबसे पहले किसको करेगा? वो अपने इच्छा या अपने वरीयता के आधार पर वोट करेगा। तो मान के चलिए कि एक कोई उम्मीदवार आया जो कि चाहता है कि नहीं, ए को हम 3 नंबर पर रखेंगे, और बी को 1 नंबर पर, और सी को 2 नंबर पे। ठीक है, और कोई एक दूसरा उम्मीदवार आया, वो कहता है कि नहीं, हम क्या करेंगे कि हम ए को पहले बनाना चाहते हैं, और बी को दूसरा पर रख लेते हैं, और सी को तीसरा पर रखते हैं। ठीक है, और एक आया कैंडिडेट, और एक आया चुनाव मतलब वोट देने के लिए, वो कहता है कि नहीं, हम ए को 1 पे रखेंगे, बी को 2 पे रखेंगे, और सी को 3 पे रखेंगे। एक और आया, वो कहता है कि हम क्या करेंगे कि इसको 3 पर रखेंगे, इसको 1 पर रखेंगे, इसको 2 पे रखेंगे। ऐसे ही मतलब मतदान हो रहा है। ठीक है, और इसमें एक और आया जो कहता है कि हम ए को 2 पे रखेंगे, बी को 1 पे रखेंगे, और सी को 3 पे रखेंगे। और एक आया कैंडिडेट, वो क्या कहता है कि हम ए को रखेंगे 1 पे, और बी को रखेंगे 3 पे, और सी को रखेंगे 2 पे। तो अब देखिए, अब इसमें क्या होगा कि जो अब इसमें आपका चुनाव होगा वो कैसे होगा, इसको देखिए आप अच्छे से। अब देखिए क्या करेगा, अब इसमें काउंटिंग होगा। काउंटिंग कैसे होगा इसको आप समझिए पहले।
काउंटिंग पहले प्रथम चरण का मतदान होगा, मतलब जो पहले प्रथम चरण की मतगणना होगी। प्रथम चरण में क्या देखा जाएगा कि कौन कौन, मतलब किसको एक स्थान पर कितना मिला हुआ है, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी ए को कितना है, बी को कितना है और सी को कितना है। तो अगर हम इसमें देखें तो एक को एक पर रखने के लिए तीन जो है हमको 3 वोट पड़ा हुआ है। एक को एक पर रखने के लिए 3 वोट है, और बी को कितना है, बी को भी 3 वोट है, और सी को कितना है 0। मतलब सी को प्रथम स्थान पर, मतलब प्रथम वरीयता राष्ट्रपति बनने के लिए कोई भी जो वोट देने वाला है वो नहीं चाहता है। तो सी का तो काम यहीं पे खत्म हो गया, सी तो यहीं पे हार गए। अब आगे देखिए, तो प्रथम चरण में जो हमारा मतगणना हुआ प्रथम चरण का, तो उसमें कौन राष्ट्रपति बनेगा इसका डिसीजन नहीं हो पाया, क्योंकि 3 लोग हैं जिनको हमको 3-3 वोट मिला है प्रथम स्थान पे। अब दूसरे चरण की मतगणना होगी, तो दूसरे चरण की मतगणना में देखिए क्या होगा। दूसरे चरण की मतगणना में आपका हम देखा जाएगा कि अब 2 पे किसको रखा गया है। तो अगर हम दूसरे चरण की बात करें, दूसरे चरण की, तो दूसरे चरण में देखिए कि 2 पर किसको किसको रखा गया है और कितने कितने बार रखा गया है। तो अगर हम ए की बात करें तो ए पर जो 2 स्थान रखने के लिए वो सिर्फ एक ही है, मतलब कि सिर्फ एक ही ऐसा वोट देने वाला है जो दूसरे स्थान पर ए को रखना चाहता है कि वो राष्ट्रपति बने। और बी में कितना है, तो बी में 2 है। तो इससे आपको सीधा सीधा समझ में आ गया होगा कि बी यहाँ पे जीत गया। ठीक है, बी कैंडिडेट यहाँ पे जीत गया राष्ट्रपति का चुनाव, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे बी को एक पर तो 3 गो था, ये भी 3 गो था, ये भी। तो इससे हमारा प्रथम जो चरण का मतगणना था उससे हम डिसाइड नहीं कर पाए थे कि कौन राष्ट्रपति बनेगा। जब दूसरे चरण में आए तो देखे कि दूसरा स्थान पर कितने कितने लोग ने ए और बी और सी को वोटिंग किया है। सी तो पहले ही हार चुका है, ठीक है। तो सी हारने के बाद देखिए अब दूसरा स्थान पर ए को सिर्फ 1 वोट मिला है और बी को दूसरा स्थान पर 2 वोट मिला है। तो यहाँ पे बी कैंडिडेट क्या हो गया, जीत गया राष्ट्रपति का चुनाव। तो ये एक होता है अनुपातिक प्रणाली, इसी को बोलते हैं क्या, अनुपातिक प्रणाली। तो अनुपातिक प्रणाली क्या होता है आपको हमने बता दिया। अगर हम बात करें भारतीय इतिहास में अब तक सिर्फ एक ही राष्ट्रपति हुए हैं जिनके चुनाव में हमको दूसरी चरण की मतगणना करनी पड़ी है। नहीं तो ऐसे अगर देखें तो साधारणतः पहले चरण में ही आपका रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन एक ही राष्ट्रपति थे जिनकी मतगणना में जिनके मतलब चुनाव में, जिनके निर्वाचन में हमको दूसरी चरण की मतगणना करनी पड़ी थी, वो थे आपके वीवी गिरी। कौन थे, वीवी गिरी, जिनका कार्यकाल कब से कब तक था, उनका कार्यकाल था 1969 से 1974 तक। ठीक है, और हमारे भारतीय संविधान में सिर्फ एक ही ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि लगातार 2 बार बने हैं राष्ट्रपति, और कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये था आपका अनुपातिक पद्धति। अब अगर हम बात करें कि एकल संक्रमणीय क्या होता है, एक टर्म आप और यहाँ पे देखे होंगे कि एकल संक्रमणीय क्या होता है। एकल संक्रमणीय ये आपका क्या होता है और इसका हमारे चुनाव में क्या महत्व है, हम इसको देखते हैं। देखिए एकल संक्रमणीय है तो कुछ नहीं, ये क्या करता है कि मान चलिए कि जो कैंडिडेट जो सबसे पीछे है, मतलब जो कैंडिडेट चुनाव प्रथम चरण में ही हार गया, चाहे जो कैंडिडेट को सबसे कम वोट मिला है, उस कैंडिडेट के जो वोट होता है उसको बाकी सभी कैंडिडेट में बराबर बराबर भाग में बांट दिया जाता है। इससे क्या होता है कि एक जो रिजल्ट होता है उसमें इस स्पष्ट बहुमत के रूप में उसको देखा जाता है। मान चलिए कि कोई कैंडिडेट है जो बोलेगा कि 4 वोट से राष्ट्रपति जीत गए, तो 4 वोट से राष्ट्रपति जीत गए, इससे ये एक अच्छा नहीं लग रहा है बोलने में कि 4 वोट से राष्ट्रपति का चुनाव कोई जीत रहा है। 4 वोट का मतलब ये हुआ कि वो वास्तव में 4 वोट नहीं है। हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे कि 1 वोट का कितना कीमत होता है, कितने लोगों पे 1 वोट होता है, वो सभी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। इसीलिए क्या होता है कि एकल संक्रमण का मतलब ये होता है कि जो कैंडिडेट को सबसे कम, मतलब जो कैंडिडेट को सबसे कम वोट मिला है उसके वोट को बाकी सभी में बराबर बराबर हम बांट देते हैं। इससे क्या होता है कि चुनाव का जो रिजल्ट होता है, जो कैंडिडेट जीता है, वो एक बड़े संख्या के तौर पे सामने आता है निकल कर कि वो बहुत ज़्यादा बड़े संख्या से चुनाव को जीता है। अब अगर हम बात करें कि कितने वोट पड़ते हैं और 1 वोट की कितनी कीमत होती है राष्ट्रपति के चुनाव में, तो उसमें आपका देखिएगा, उसमें जो हमारा भाग लेने वाले होते हैं वो होते हैं क्या, MLA, एक होता है MLA और एक होता है MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव
असेंबली, ये 2 लोग होते हैं जो कि हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो अगर हम बात करें कि भारत में कुल कितने एमएलए की वोट हैं, तो अब कितने हैं लगभग बताते हैं, 59495, ठीक है। ये है आपका लगभग एमएलए का वोट हमारे पूरे भारत में। और अगर हम एमपी की वोट की बात करें तो एमपी का वोट आपका कितना है, वो है 549,498। ये लगभग मान है, मतलब लगभग इसी के बराबर हमारा कि क्या है, एमएलए और एमपी का वोट की वैल्यू है। अब अगर हम बात करें कि तब इसको टोटल को हम मिलाते हैं तो टोटल आपका कितना आता है, टोटल आपका लगभग आ जाता है कितना, 1 2 3 और 5, लगभग इतने वोट आते हैं हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में लगभग इतने वोट पड़ते हैं। अब एक वोट एमएलए के एक वोट का कितना कीमत होता है और एमपी के एक वोट का कितना कीमत होता है, अगर हम इसको समझें कि कितने आदमी के बराबर एक एमएलए का वोट होता है और कितने एमपी के बराबर कितने लोगों के बराबर एक एमपी का वोट होता है, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम एक एमएलए की वोट की बात करें तो एक एमएलए की वोट क्या होता है, राज्य की कुल संख्या, मतलब राज्य की कुल जनसंख्या बटा में क्या होता है, राज्य में कुल एमएलए, मतलब इस राज्य में कितने एमएलए हैं इंटू 1000। अगर हम एक एमएलए के वोट कीमत निकालें तो वो आपका होता है कि राज्य में कुल जनसंख्या बटा में एमएलए, उस राज्य में एमएलए की संख्या इंटू 1000, ये होता है आपका एक एमएलए के वोट की कीमत। और अगर हम एक एमपी के वोट की कीमत करें तो कि एक एमपी का वोट की कीमत कितना होता है, तो वो होता है, एक एमपी की वोट की कीमत वो होता है कि कुल एमएलए कितने हैं, क्या कुल एमएलए कितने हैं, मतलब एमएलए मतलब पूरे हमारे जो देश है उसमें कितने एमएलए हैं, और उसमें अगर हम भाग लगा दें किसका, कुल सांसद की संख्या का, तो वो हमारा क्या निकलता है, एक एमपी का वोट निकल जाता है कि एक एमपी का वोट कितना होगा। तो ये हमारा एक एमएलए और एक एमपी के वोट की कीमत थी, कितने लोगों पर एक एमएलए के वोट के बराबर होता है। अगर हम बात करें ऐसे तो एमपी को देखें तो 10 लाख लोगों पर एक एमपी होता है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है 10 लाखों पर। लेकिन अगर एक एमएलए की बात करें तो एमएलए का अलग अलग हो जाएगा, जो कि बिहार में एक एमएलए की जो है संख्या वो कम पर होगी और यूपी में ज़्यादा होगी, क्योंकि यूपी में हमारा जनसंख्या लगभग 22 करोड़ के आसपास है और बिहार में लगभग 11 करोड़ ही, मतलब 2 गुना का अंतर है। तो एक एमएलए जो यूपी का होगा उसका कीमत अधिक होगा और एक एमएलए जो बिहार का होगा उसका कीमत कम होगा, ठीक है। तो ये हमारा था भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। अब इसमें बात करें कि इस चुनाव जब हो जाता है तो इसमें कौन, मतलब जैसे कि अब ये भी तो हो सकता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन खड़ा हो सकता है, कौन खड़ा नहीं हो सकता है। इसमें जो होती है, मतलब इसकी जो जमानत राशि है वो कितनी होती है। तो अगर हम बात करें कि इसमें जमानत राशि कितनी होती है तो वो होती है आपकी कितनी, वो भी देख लीजिए, वो होता है 15,000 रुपया। कितना होता है, 15,000 रुपया हमारा जमानत राशि के तौर पे राष्ट्रपति के चुनाव में जमा किया जाता है, जो कि आरबीआई के पास रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, आरबीआई के पास रखा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा था राष्ट्रपति का चुनाव। तो दोस्तों इस वीडियो में हम भारत राष्ट्रपति के चुनाव को अच्छे से समझ लिए हैं। अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।